नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हिंदी प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा आपकी आने वाली एग्जाम यूपीटेट एग्जाम, जो कि दिसंबर के अंदर होना संभावित है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन उसी प्रकार से रहेंगे इसके अंदर जिस प्रकार से जो लीक पेपर था उसमें आए थे। तो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए और देखते हैं, और आप अपना आकलन भी इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट की और देखते हैं इसके प्रश्न। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इसमें एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो पूछा है कि एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना वाक्यांश है, और इसके लिए एक शब्द में हम क्या उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने हैं और आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आगार है, प्राकथन है, पिष्ट पेषण है और प्रस्तावना है। तो देखिए एक बार जो बात कही जाए और उस बात को दोहराते रहना, यहाँ पर इसके लिए एक शब्द में जो उत्तर बनता है वो बनता है इसमें विकल्प नंबर 3, जो कि है पिष्ट पेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। कृदंत प्रत्यय जो है ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अवयव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ये किन शब्दों के साथ जुड़ा करते हैं। तो ये जुड़ा करते हैं क्रिया शब्द के साथ में। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। क्रिया शब्द या धातु शब्दों के साथ में कृत प्रत्यय जुड़ने पर कृदंत प्रत्यय बना करते हैं, और थर्ड विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुआ पीछे खाई का क्या अर्थ है। तो निश्चित रूप से नाम से ही आपको समझ में आ रही, कहावत मुहावरा जो भी समझे आप इसे कहावत है वैसे, कि आगे कुआ पीछे खाई का मतलब यहाँ पर होता है दोनों ओर मुसीबत से घिरा होना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है, और प्रश्न काफ़ी सरल प्रश्न है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न शब्द में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक का प्रयोग जो है वो किसके अंदर हुआ है। चार में से आपको पहचानना है। वाहनारूढ़, गंगा जल, सत्ताधीश, रेखा चित्र। तो देखिए अधिकरण कारक का जिसमें प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर है पहला विकल्प, जो कि होगा वाहनारूढ़, यानी कि वाहन पर आरूढ़, वाहन पर सवार। तो पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार था वो किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो राष्ट्रवादी जो कवि रामधारी सिंह दिनकर थे, इनको अपनी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था 1971, 72, 73 या फिर 74। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये हुआ था वर्ष 1972 में। और जो हमारे राष्ट्रवादी जो कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी और भी कुछ रचनाएं हैं जो कि अक्सर पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा उर्वशी थी रचना का नाम यहाँ पर। इसी के साथ साथ इनकी और कुछ रचनाओं की बात करते हैं, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, इससे संबंधित भी अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी हैं, परशुराम की प्रतीक्षा है, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं। साथ ही साथ इनका पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा हमने 1972 में मिला था, एक पद्म भूषण पुरस्कार मिला था ये 1959 में मिला था, और एक साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार भी मिला था 1959 में। तो इस प्रकार से इनके और भी पुरस्कार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न यहाँ पर चेंज भी किया जा सकता है। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो यहाँ पर चारण काल है, आदिकाल है, वीर काल है या फिर बीजोपन काल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो प्रथम काल है उसका नामकरण जो था विद्वानों ने, प्रथम काल उसे आदिकाल भी कहा जाता है, और उसका नामकरण विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है। मतलब किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। तो यहाँ पर पहले तो कवि का जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, और फिर उनके काल को ध्यान रखना है। दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि नाम यदि बदल जाएगा तो आपका काल भी बदल जाएगा, क्योंकि सब ने अलग अलग काल में दिए हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न का उत्तर समझ लेते हैं। पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन्होंने आदिकाल को जो नाम दिया है वो दिया है बीजोपन काल, और चौथा विकल्प इसके लिए उत्तर है। अब यदि हम बात करें वीरकाल की, तो देखिए वीरकाल जो था ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था,
इसी के साथ में आदिकाल नाम देने वाले जो थे, आदिकाल को आदिकाल ही कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और चारण काल जो था ये डॉक्टर ग्रेसर ने कहा था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने वीर गाथा काल कहा था आदिकाल को। तो ऐसे अलग अलग जो कवि थे उन्होंने अलग अलग नाम से दिया है। तो आप सभी का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि किस कवि का नाम पूछा है और कौन सा कहा है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, लेखन कुशलता का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक विकल्प जो है वो है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटना को लिखना। तो यहाँ पर लेखन कुशलता बाकी तीनों में तो कंप्लीट हमारी होती है, परंतु एक प्रतिलिपि के अंदर नहीं होती है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा, और बाकी तीनों जो हैं ये लेखन कुशलता को विकसित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उन्हें कठोरता से ले लेना चाहिए, जल्दी दूर किया जाना चाहिए, या फिर वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। और फोर्थ होता है यहाँ पर वे सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो बिल्कुल त्रुटियां जो होती है किसी के हाथों भी हो सकती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो त्रुटियां होती हैं वो हमारे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, जो समय के साथ साथ दूर भी होने लगती है। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना या संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो चौथा विकल्प जो होगा संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, ये पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी है, सेठ गोविंदास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है और मोहन राकेश हैं। तो यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी जो है पहला विकल्प, ये इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। और हरिकृष्ण प्रेमी जो थे इनका जन्म 1908 को गुना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो कभी कभी जन्म स्थान से संबंधित भी बातें पूछ ली जाती है, तो ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में ग्वालियर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। काफ़ी सरल प्रश्न है। और जगन्नाथ स्वर संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो जगन्नाथ जो यहाँ पर शब्द होगा इसके अंदर संधि होगी व्यंजन संधि, और विच्छेद बनता है जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर नायक है ना धन अक, ने धन अक, नय धन अक और नौ धन अक। तो यहाँ पर नायक के लिए सही विच्छेद जो होगा वो नय धन अक होगा, यानी कि दूसरा विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नभ में झटपट बाज, लखी भूलियो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ पर पहचानना है रस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भयानक, रौद्र, विभत्स और एक और रस है, हमारा नीचे विकल्प दब गया है। आगे बढ़ते हैं उसकी ओर। तो यहाँ पर उत्तर पहले ही टिक कर लेते हैं। पहला विकल्प यानी कि भयानक रस जो होगा वो इन पंक्तियों में दिया गया है, और अगला रस था वीर रस, तो वीर रस इसमें नहीं है। आगे देखें, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, अनुप्रास या फिर अन्योक्ति अलंकार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब एक ही शब्द आता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं अलग अलग मतलब पद में, तो निश्चित रूप से वहाँ पर यमक अलंकार होता है, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है। तो देखिए, जब मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ, ऐसे कुछ भी वाक्य आ रहे हैं जो वर्तमान काल के किस भेद के उदाहरण में आते हैं। तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान। तो मैं पढ़ रहा हूँ मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो इसमें वर्तमान काल तो है पर यह तात्कालिक वर्तमान काल होगा। तो पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर बनता है, और यहाँ पर पहला विकल्प इसका उत्तर हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर दुर्घटना, बुढ़ापा, दया, निर्धनता। तो इसमें बुढ़ापा शब्द बोलने में ही हमें महसूस हो रहा है कि ये एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हैं तीनों। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसमें, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ,
खुले भी न थे, लाज के बोल खिले थे, चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। तो यहाँ पर उपरोक्त पंक्ति जो पूछी गई है, इनमें रस पूछा है कि इनमें कौन सा रस है। संयोग है, करुण है, शांत है, वियोग है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं इनके अंदर जो रस होगा वो यहाँ पर होगा करुण रस। अब देखिए करुण रस जो होता है, यदि हम देखें करुण रस की थोड़ी सी परिभाषा को, तो कोई भी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति जब उसका अनिष्ट होने की आशंका या उसका विनाश जब हो जाता है तो उससे हमारे हृदय में जो उत्पन्न दुख या क्षोभ होता है उसी को हम कहते हैं करुण रस। और इसका स्थायी भाव जो होता है करुण रस का वो शोक होता है। तो दूसरा विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव पहचानना। यहाँ पर भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है, मछली है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन सभी में जो तद्भव शब्द होगा वो होगा हमारा मछली। फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या फिर अवनति। तो हम जानते हैं कि उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट करना या विनाश की ओर जाना, और इसके लिए जो विलोम शब्द बन जाता है वो बन जाता है रोपण। थर्ड विकल्प इसका उत्तर होगा। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये सभी जो हैं पुत्री के पर्यायवाची हैं, और भार्या जो है ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। तो थर्ड विकल्प जो होगा ये दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द होगा। आगे अगला प्रश्न आता है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तरणी का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो सूर्य होगा, और पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। समास का अर्थ है, तो समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या फिर नवीन अर्थ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समास का अर्थ होता है संक्षेप। अब देखिए एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर राजा का महल, ठीक है। मैंने एक शब्द लिखा राजा का महल। अब मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूँ राजमहल। तो आप दोनों ही शब्दों में देखेंगे तो कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इसमें एक संक्षेप रूप में इसको लिखा गया है और यहाँ पर इसे खोल कर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम शब्द देखें राजमहल, तो इसके अंदर बन जाता है समास, ठीक है ना। तो समास का मतलब जो हमारे शब्दावली होती है, जो विस्तृत होती है, उसको संक्षेप करके लिखना होता है समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू का क्या अर्थ होता है? स्वयंभू का अर्थ होता है स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि। तो स्वयंभू मतलब कि स्वयं उत्पन्न होने वाला जो होता है उससे हम कहते हैं स्वयंभू, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ईमानदार यहाँ पद विशेषण का भेद है, तो यहाँ पर परिमाण बोधक, गुणवाचक, प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ईमानदार जो यहाँ पद है ये विशेषण का कौन सा भेद होगा? तो ये होगा गुणवाचक, और दूसरा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यहाँ पर पहचानना जो विशेषण नहीं है उसे। विषाद, निष्कृष्ट, उत्कृष्ट, धृष्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विशेषण जो नहीं होगा वो होगा विषाद। विषाद यहाँ पर एक भाव होता है और बाकी अन्य तीनों यहाँ पर विशेषण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ तहाँ विपत्ति निदाना। और प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण और पूछे जाने वाली पंक्तियां हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रहीम। तो ये पंक्तियां देने वाले थे तुलसीदास जी, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो है ये कौन है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो ये पंक्ति देने वाले जो थे ये हैं जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद इनकी कामायनी जो रचना है उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। सभा शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है उसे पहचानना है।
सभा शब्द का पर्यायवाची जो नहीं होगा सम्मिलित, बैठक, परिषद, महावर्तन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सम्मिलित शब्द जो होगा ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला हमारा 29 नंबर का जो क्वेश्चन था ये मिसप्रिंट था, इसको हमने अवॉइड कर दिया है। उसके बदले आपको दूसरा प्रश्न उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मनमाना में कौन सा समास होगा? यहाँ पर अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो मनमाना यानी कि मन से माना हुआ, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष होगा और इसके लिए विकल्प नंबर 3 जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर अवमिलन, अनुमिलन, निमिलन, सुमेलन, तो यहाँ पर होगा निमिलन और तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे हिंदी संबंधित जो प्रैक्टिस सेट था ये समाप्त होता है और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।